हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला सेशन है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं इस सेशन का। पहला सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, किसकी सहायता से की थी? तो ये चाणक्य की सहायता से की थी। यहाँ पर बिंदुसार की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे। अशोक के पिता थे। क्लियर? अशोक इस वंश का तीसरा शासक था, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। आई बात समझ में? चलिए अगला क्या है? अगला है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था दोस्तों। श्री गुप्त था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे और एक छोटे से सामंत के रूप में कार्य करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर लिया जाए तो इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव मजबूत की और एक महान साम्राज्य का निर्माण किया था। स्कंदगुप्त की बात कर लिया जाए तो ये हुन्नों को पराजित करने वाले पहले शासक थे। इन्होंने हुन्नों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था। कुमार गुप्त की बात कर लिया जाए तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? राजत रंगनी के लेखक कौन है? राजत रंगनी के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा कल्हन राजत रंगिनी के लेखक है। राजत रंगिनी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी। और राजत रंगिनी जो है कश्मीर के राजाओं के इतिहास पर लिखा गया है। इसकी रचना कब की गई थी? 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई। और किस भाषा में? तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई। और इसे भारतीय इतिहास की पहली प्रमाणिक रचना माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक तथ्य पर काफ़ी जोर दिया गया है।
आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम था। और ये इसने बादामी या वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना 543 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और वातापी कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की बात कर लिया जाए तो ये पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन पौत्र था, पुत्र नहीं था, पौत्र था। ठीक है, विक्रमादित्य की बात कर लिया जाए तो ये पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। कृति वर्मन पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट, शून्य का सिद्धांत किसने दिया था? शून्य का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने दिया था। शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित करने और इससे संबंधित गणितीय क्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग का नियम देने का श्रेय किसे है? तो ब्रह्मगुप्त को है। और उन्होंने 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्या है? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? गिरनार, कंधार, शहबाजगढ़ी, कलसी। राइट आंसर हो जाएगा गिरनार शिलालेख सबसे बड़ा है। और किस स्थान पर पाया गया है? गिरनार स्थान पर पाया गया है, गिरनार में ही पाया गया है। ठीक है, और गिरनार कहाँ पर स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। और इसमें अशोक के 14 प्रमुख शिलालेखों का एक समूह शामिल है। 14 प्रमुख शिलालेखों का समूह है। शिलालेखों का समूह है। अगला क्या है? अगला है देवपाल किस वंश से था? देवपाल। राइट आंसर हो जाएगा ये पाल वंश से संबंधित था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल, जिसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। दूसरा शासक धर्मपाल था। तीसरा शासक देवपाल था। ठीक है, अगला क्या है? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी में हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण के तुरंत बाद, परिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी वर्ष जो है प्रथम बौद्ध संगति की प्रथम बौद्ध संगति की गई थी। किसके संरक्षण में की गई थी? अजात शत्रु के संरक्षण में की गई थी। किस गुफा में की गई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में की गई थी। सप्तपर्णी गुफा में की गई थी।
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और इस बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन करना इसका उद्देश्य था। अगला कर लेते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहां पर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले हैं। आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले हैं जो लगभग 30,000 साल पुराना है। 30,000 साल पुराना है। यहाँ कुछ स्तूप और मंदिर के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन इसकी मुख्य पहचान जो है इन्हीं शैल चित्रों से होती है। क्लियर? चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है, बौद्ध स्तूपों में शीर्ष भाग क्या कहलाता है? इसे हर्मिका कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध स्तूपों के शीर्ष भाग में गुंबद के ऊपर, ठीक है, गुंबद के ऊपर एक चकोर रेलिंग होती है। एक चकोर रेलिंग होती है। इसे ही क्या कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता है। इसे ही हर्मिका कहा जाता है। और यह देवताओं के निवास या स्वर्ग का प्रतीक है और स्तूप के सबसे पवित्र हिस्सों में एक है, क्योंकि यह अक्सर बुद्ध या बौद्ध संतों के भी पवित्र अवशेष रखे जाते हैं। क्लियर? अगला कर लेते हैं। सभा और समिति का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, सभा और समिति का उल्लेख जो है मुख्य रूप से अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला है, मगध का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? सबसे शक्तिशाली राजा मगध का अशोक महान हुआ था। बिंबिसार की बात कर लिया जाए तो ये मगध का पहला शासक जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या की थी। महापद्म नंद की बात कर लिया जाए तो ये नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अशोक की बात कर लिया जाए तो ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। इन्होंने ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। कलिंग की लड़ाई लड़ी थी और विजय हुए थे। और कलिंग की लड़ाई को देखकर ही अशोक का मन द्रवित हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म की ओर अपना ध्यान बढ़ाया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल।
चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक है। चोल प्रशासन की संरचना में प्रांतों को कई भागों में बांटा गया था, जिसे क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। मंडलम को भी आगे बांटा गया था। किस में बांटा गया था? इसे नाडुओं में बांटा गया था, और नाडु के अंदर ग्राम होते थे। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सभा और महासभा क्या था? सभा और महासभा क्या था? तो मुख्य रूप से ब्राह्मणों को दिए गए विशेष गांव था। ठीक है, ब्राह्मणों को दिए गए विशेष गांव थे। इसमें वयस्क पुरुष से शामिल होते थे। क्लियर? चलिए अगला क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, यानी यज्ञ से संबंधित है। और ब्राह्मणों में वेदों के गद्य भाग मिलते हैं। कौन से भाग मिलते हैं? गद्य भाग मिलते हैं। क्लियर? ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ यहां पर क्या होता है? यज्ञ होता है। इसलिए इन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। राइट? अगला है, छंदोगी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? छंदोगी उपनिषद। राइट आंसर हो जाएगा सामवेद का हिस्सा है। ठीक है, और सामवेद की तलवकार शाखा से जुड़ा है। किस शाखा से जुड़ा है? तलवकार शाखा से जुड़ा है। इसे प्राचीन उपनिषदों में प्रमुख उपनिषद माना जाता है और ब्रह्म ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्म ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। राइट दोस्तों, प्राचीन भारत का ये एमसीक्यू का सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।